टेक्निक्स में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया FTIR और SEM टेक्निक यूज़ की जाती है यूजुअली एड्सॉर्बेंट की करेक्टराइजेशन के लिए। रिसर्च मेथडोलॉजी में डिफरेंट अदर टेक्निक्स लाइक XRD, NMR और TGA एनालिसिस, EDX एनालिसिस भी किए जाते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास फैसिलिटीज़ कौन सी अवेलेबल हैं, आप उनमें से फिर टेक्निक्स को सिलेक्ट करते हो अकॉर्डिंग टू योर फैसिलिटीज़ और योर सिलेक्टेड एड्सॉर्बेंट। अगर आप कंपोजिट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए XRD ज़रूरी होती है करवानी। अगर आपका कोई बायोजॉर्बेंट है तो आप XRD नहीं करवाते, उसकी सिंपली FTIR और SEM भी अगर आप ये टेक्निक्स भी अप्लाई कर देते हो, एनालिसिस करवा लेते हो इन टेक्निक्स का, तो डेट्स अनफ। लास्ट वीडियोस में हमने ये देखा था कि रिसर्च पेपर में इन तरह की टेक्निक्स को कैसे लिखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग राइटिंग अ रिसर्च पेपर डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस हैव बीन डिस्कस्ड, और आज हमारा जो सेक्शन है दैट इज़ रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं यंग रिसर्चर्स और मैं हूँ आपके साथ मरियम बतूल। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रिसर्च पेपर को राइट करने का। इसमें आपने जो पैरामीटर्स, जो एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, उन सब के रिजल्ट को समराइज्ड फॉर्म में राइट अप करते हो। यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। कुछ पेपर्स में ऐसे होता है कि उनके जस्ट रिज़ल्ट और उनके पैरामीटर, उनके ग्राफ और उनकी वैल्यूज़, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ लगा दी जाती हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट को पिछले पेपर्स जो रिपोर्ट होते हैं उनके साथ कंपेयर नहीं किया जाता। मीन्स टू से, अगर आपके FTIR एनालिसिस में ये कंफर्म हुआ है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है या अमाइनो ग्रुप मौजूद है आपके सिलेक्टेड एड्सॉर्बेंट में, तो आप जस्ट इसी को मेंशन कर दें, ना कि उसका आगे रेफरेंस दें कि ये सिमिलर रिजल्ट्स इस पेपर में भी रिपोर्ट हैं। ठीक है, एक तो इस तरह का रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला पोर्शन होता है जिसमें लिटरेचर के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। एक रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला पोर्शन ऐसा होता है जिसमें आपके जो रिज़ल्ट आए हैं, फॉर एग्जांपल 3000 पर सेंटीमीटर पे हाइड्रोक्सल ग्रुप डिटेक्ट हुआ है FTIR में, या SEM रिजल्ट ये शो कर रहा है कि एड्सॉर्बेंट की सरफेस हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है, और यही रिज़ल्ट ऑलरेडी भी पेपर्स में पब्लिश्ड हो चुके हैं सिमिलर एड्सॉर्बेंट के ऊपर, तो आप उनका आगे रेफरेंस देते हो कि हमारे ये जो रिज़ल्ट आए हैं ये रिज़ल्ट ऑलरेडी भी रिपोर्टेड हैं, और ये इससे हमारे रिज़ल्ट की मज़ीद कंफर्मेशन और ऑथेंटिसिटी हो जाती है कि these results have already been reported in that papers। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंपेयर करना, अपने रिजल्ट को लिटरेचर के साथ उनका कंपैरिजन करना। ठीक है, तो ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटीज़ ठीक है, कंपैरिजन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन ट्राई किया करें कि आप कंपैरिजन कर दिया करें। बिकॉज कुछ जर्नल्स के रिव्यूअर क्या होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जब आपके पेपर की रिवीजन आती है कि आपने अपने रिज़ल्ट को लिटरेचर के साथ मैच नहीं किया, कंपेयर नहीं किया, तो आपको क्या होता है यहाँ पे उनके रेफरेंस देना होता है और साथ में सिमिलर पेपर्स का बताना होता है कि इस तरह के रिज़ल्ट इस पेपर में रिपोर्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट लिखते टाइम आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, आपने ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म, इंफ्रारेड या FTIR एनालिसिस अगर आपने अपने सिलेक्टेड एड्सॉर्बेंट, कंपोजिट, नैनो कंपोजिट, हाइड्रोजेल, हाइपर क्रॉसलिंक पॉलीमर, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, अगर आपने उनका FTIR रिज़ल्ट करवाए हैं तो आपने उसके रिज़ल्ट को कैसे लिखना है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि FTIR क्यों यूज़ होती है, इससे हमें किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई मस्ट रिकमेंड कि इसी प्लेलिस्ट की ये लास्ट वीडियो आप लाजमी चेक कर लीजिएगा, जिसमें हमने FTIR के बारे में डिस्कशन की थी और SEM के बारे में, इसके अलावा डिफरेंट अदर करेक्टराइजेशन टेक्निक्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आप FTIR रिज़ल्ट को समझने से पहले यहाँ पर आप ये चीज़ देख लें कि यहाँ जो आपके पास FTIR का ग्राफ आता है या डाटा आता है वो इस तरह की DPT फाइल में आता है। ठीक है, DPT फाइल को जो आपका FTIR का रिज़ल्ट आए हैं DPT फाइल,
या FTIR के रिज़ल्ट भी DPT फाइल में आते हैं, और इसके अलावा आप जो XRD करवाते हो उसके रिज़ल्ट भी DPT फाइल में ही आते हैं, या CSV फाइल होती है। इसके अलावा डिफरेंट अदर फॉर्मेट्स होते हैं। तो अगर आपके पास DPT फाइल की फॉर्म में, इस फाइल की फॉर्म में डाटा रिसीव हुआ है, तो सबसे पहले इस DPT फाइल को किस तरह FTIR के ग्राफ में कन्वर्ट किया जाता है वो वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी कि इस तरह की DPT फाइल को यूज़ करके FTIR का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। आप उस वीडियो में चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। और इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि आपने DPT फाइल को किस तरह ओपन करना है। ओपन करने का मेथड आपको मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ, बट ग्राफ वाला मेथड आप वहाँ उस वीडियो से लाजमी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, DPT फाइल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विद पे जाना है। ओपन विद पे जाके आपने नोटपैड ओपन कर देना है। आप नोटपैड ओपन करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डाटा आएगा। ये डाटा आपके FTIR का है, और ये इस डाटा को यूज़ करके आपने ग्राफ प्लॉट करना होता है FTIR का, और वो FTIR का ग्राफ आपका कुछ इस तरह का आता है, जिसमें डिफरेंट पीक्स होती हैं और एक्स और वाई एक्सिस पे डिफरेंट आपकी ये देखें, ये इस तरह का FTIR ग्राफ आता है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपकी पर सेंटीमीटर होता है, और वाई एक्सिस पे आपके पास परसेंटेज ट्रांसमिटेंस आती है। ठीक है, और इस तरह की कुछ पीक्स डेवलप होती हैं जो कि आपके डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स को शो कर रही होती हैं। ये इस तरह का ग्राफ आप इसको ब्लैक कलर में भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप इसका फॉर्मेट जो लाइन है उसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में कर सकते हैं। ये मेरे पास ये थोड़ा सा ब्लर है। ये आप इस ग्राफ को अगर आप चेक करें तो यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये भी FTIR ग्राफ है, और इसमें एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ पर सेंटीमीटर में ली जाती है और ट्रांसमिटेंस परसेंटेज। ठीक है, तो आपने जब FTIR ग्राफ बनाना है तो आपने इस तरह एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लिखनी है और वाई एक्सिस पे ट्रांसमिटेंस आपने मेंशन करनी है। और ये जो आपकी DPT फाइल है, यहाँ से आपने ग्राफ प्लॉट करना है। और DPT फाइल से कैसे प्लॉट किया जाता है इसकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप उसको लाजमी चेक कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह की कुछ पीक्स आती हैं, और हर पीक के ऊपर आपने मीन्स टू से इस ये पीक के ऊपर ये बैंड है इनके। ठीक है, ये जो ये यहाँ पे ब्रॉड बैंड, यहाँ पे एरिया नज़र आ रहा है, इनको बैंड कहा जाता है। यहाँ पे ये नीचे जो आपके पास नंबरिंग आ रही है ये वेवलेंथ है, कि इस वेवलेंथ पे ये छोटा सा बैंड आया है, इस वेवलेंथ पे ये बैंड ज़रा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस वेवलेंथ पे ये देखें तो ये बैंड ज़्यादा आपको मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप नोट करें तो दो डायग्राम लगी हुई हैं। ठीक है, तो दोनों में FTIR ग्राफ ही शो करवाया गया है, लेकिन अगर आप गौर करके देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस दोनों डायग्राम में आपको नज़र आएगा। वो क्या है कि यहाँ पे ये OH ग्रुप लिखा हुआ है ऊपर, इट मीन्स कि ये जो पीक है, ब्रॉडबैंड पीक है, यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है, और ये OH ग्रुप यहाँ पे इसका बैंड ज़्यादा वाइड है, जबकि यहाँ पे वो नैरो हो चुका है। ये ब्रॉड और नैरो बैंड का क्या चक्कर है, ये क्यों होता है, ये इसके अलावा ये हाइड्रोक्सल का ही हो सकता है, ये डिफरेंट ग्रुप्स का भी होता है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने ये ग्राफ जब बनाना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस वेवलेंथ पे ये फंक्शन ग्रुप है या इस वेवलेंथ पे ये फंक्शन ग्रुप है। पहली बात तो ये कि आपने जो आपका सिलेक्टेड एड्जॉर्बेंट है जिसकी आपने FTIR रन करवाई है, आपने उस पर पेपर डाउनलोड करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो पेपर है ये पोटैटो पील्स पाउडर के ऊपर है। मीन्स टू से कि पोटैटो पील पाउडर की FTIR अगर आप करवाएंगे तो आपके पास DPT फाइल से जो आप ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस तरह का आएगा। इसके अलावा इसमें माइनर सी चेंजेस भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट ऐसा ही हो, लेकिन होगा समवट इसी तरह का। 80 या 90% ग्राफ आपका इससे मैच कर रहा होगा। यहाँ पे अब आपको नहीं पता, आपके पास ये रफ DPT फाइल है। ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पे कौन सा है, तो इसको कैसे आपने ट्रांसलेट करना है, हम ये चीज़ सीखते हैं।
यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि 3300 पर सेंटीमीटर पे हाइड्रोक्सल ग्रुप उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे है। ये जो इधर नंबरिंग आपको शो हो रही है, ये यहाँ पे जो नंबरिंग है इट इज़ बेसिकली वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो है ये वेवलेंथ है और ये एब्जॉर्बेंस की वैल्यूज़ है। ये वाला जो कॉलम है ये 0.99 वाला ये एब्जॉर्बेंस की या ट्रांसमिटेंस की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये वेवलेंथ है, यहाँ से आपने 3300 का डिजिट ढूंढना है नीचे आके, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाउन करेंगे इसको, ये 3300 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हम उसको सर्च करेंगे अपनी डीपीटी फाइल में से। तो आप चेक कर सकते हैं 3300 है, मतलब पूरा 3300 नहीं है। इनका क्या है 3300.20 कंप्लीट है, लेकिन हमारा 3301.89 आगे समथिंग है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 33 का 0.46 आया। ये जो मेरे पास डीपीटी फाइल ओपन है ये पोटैटो पील्स की नहीं है, ये जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कंपोजिट की है। ये जो मेरे पास ये डीपीटी फाइल है ये जिंक ऑक्साइड बिस्मथ ऑक्साइड कंपोजिट की है, ये पोटैटो पील्स की नहीं है, ठीक है। सपोज फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे 3300 लिखा है, जबकि यहाँ पे आपके पास अगर पोटैटो पील्स पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपके पास यहाँ पे जो बैंड है वो 3997 पे आ रहा है, ठीक है। तो मीन्स टू से कि जहाँ पे 0.99 ये जो वैल्यू है, जहाँ पे ये क्लोज टू 1 होगी, नियर टू 1 होगी, 0.999, 0.98, 0.97, उस जगह पे बैंड आता है। जितनी वैल्यू ये 1 क्लोज टू 1 होती है और जिस वेवलेंथ पे होती है वहाँ पे हमें ये छोटे छोटे बैंड नज़र आते हैं। यहाँ पे ये जो बैंड नज़र आ रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ट्रांसमिटेंस की वो 0.98 होगी, 0.97 होगी या 0.96 या 0.9 से अबव ही होगी, आगे सेकंड डिजिट जो मर्जी हो, ठीक है। और जब ये ब्रॉड बैंड आ जाता है हमारे पास तो वहाँ पे ट्रांसमिटेंस कितनी होती है 0.999, ठीक है। मीन्स टू से वेरी वेरी क्लोज टू 1 या नियर या नियरली हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने अपने सिलेक्टेड एड्सॉर्बेंट के ऊपर पेपर डाउनलोड कर लेना है इजीली, ठीक है। साइंस से पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी आपको। जब आप पेपर डाउनलोड कर लोगे वहाँ पे आपने उनका ग्राफ देखना है, और जब आप अपना ग्राफ बना लोगे, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा कि ग्राफ कैसे बनाना है। तो जब आप उससे ग्राफ बना लोगे तो अपने ग्राफ को इस ग्राफ के साथ मैच करना है। आपका बैंड फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे आपके ग्राफ का बैंड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3300 पे आ रहा है, तो आपका अगर यहाँ पे 3200 पे भी आ रहा है तो फिर भी आप यही कहोगे कि आपके एड्सॉर्बेंट में हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद है 3200 वेवलेंथ पर सेंटीमीटर पे। यहाँ से आपको एक बात क्लियर होगी कि नियर 3000 टू 3300 तक जो भी चीज़ आएगी, जो भी यहाँ पे बैंड आएगा वो हाइड्रोक्सल ग्रुप का होगा, ठीक है। तो अगर आपके ग्राफ में यहाँ पे क्लोज टू 3300 तक कोई ग्राफ या बैंड आ रहा है बैंड ग्राफ के अंदर, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो हाइड्रोक्सल ग्रुप का बैंड है। अगर 29 मीन्स टू से 3000 से लेस वेव नंबर पे आ रहा है इनका, तो अगर आपका भी इससे नियर अबाउट यहाँ तक बैंड नज़र आ रहा है तो वो कार्बन हाइड्रोजन का बैंड होगा। आपने अपने सिलेक्टेड एड्सॉर्बेंट पे जब आप पेपर डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आपको अपने ग्राफ का कंपैरिजन करना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। और आपके लिए वो कंपैरिजन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ये जो है यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि जहाँ पे ये क्लोज टू 1 आएगी वैल्यू, वहाँ पे आपने लिखना है कि ये वैल्यू या ये जो वेवलेंथ है यहाँ पे हमारे पास ये बैंड आया है जो कि इस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और लिखी होती है कि लिखा होता है कि रेंज लिखी होती है। यहाँ पे तो ये मेंशन है ना हमारे पास के 3300 पे ये OH ग्रुप है और 24 पे CH ग्रुप है फंक्शन ग्रुप, लेकिन कभी कभार ऐसे लिखा होता है कि 1600 से 1900 पर सेंटीमीटर में ये फंक्शन ग्रुप है,
या 1400 से 1600 पर सेंटीमीटर की रेंज में ये फंक्शन ग्रुप है, तो वो जो रेंज होती है वो कैसे निकाली जाती है, वो कैसे मालूम की जाती है। अगर आप यहाँ पे चेक करें इस डीपीटी फाइल में, तो ये आपको 1 लिखा नज़र आ रहा है, यानी कि ये सारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आप अगर गौर करें तो ये अगर उससे नीचे जाते, 1 से नीचे जाएं हम, तो यहाँ पे क्या है कि ये 1 है और यहाँ पे ये वैल्यू 1 से कम होती जा रही है। 0.99 0.996 थी, फिर 0.990 हो गई। तो यानी कि डाउन अगर जितना जाते जाएं तो हम वैल्यू कम होती जा रही है, जबकि इससे ऊपर भी अगर हम जाएं तो वहाँ भी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ठीक है, तो आपने जो रेंज लिखनी है ना, वो कुछ इस तरह लिखनी है कि जहाँ से वैल्यू आपकी कम से ज़्यादा हो रही है, ये ज़्यादा से कम हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे वैल्यू आ रही है ट्रांसमिटेंस की 0.49923। ठीक है, तो उससे ऊपर जाते जाएं 0.49 47 48 46 46, फिर 49, फिर 53, फिर 55, यानी कि ऐसा ऐसा इंक्रीज़ हो रही है। फिर 0.6 हो गई, 0.6 के बाद 0.7 है, उसके बाद 0.8 आ गई, एंड 0.9 तक जा रही है वैल्यू, 0.98 0.99, और उसके बाद जहाँ पे वैल्यू कंटिन्यूस इंक्रीज़ हो रही है या 1 आ जाती है, जैसे यहाँ पे 1 आ गई है, तो ये 1 तक वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि यहाँ तक ये एक रेंज बन रही है, जो कि 3863 ये वेवलेंथ यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इस वेवलेंथ पे आपकी ट्रांसमिटेंस 1 है। यहाँ से ये रेंज स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, देखें ऐसा ऐसा कम हो रही है। 0.98 है, 96 है, 995 है। जहाँ तक ये वैल्यू कंटिन्यूस डिक्रीज़ होगी वहाँ तक आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक 0.499 यानी कि 0.46 आ गई यहाँ पे, और 6 के बाद फिर ये इंक्रीज़ होकर 7 पे चलेगी। तो हमने 7 वाली को नहीं देखना, हमने जहाँ पे वो वैल्यू सबसे कम थी उसको देखना है, यानी कि 0.469 पे। ठीक है, या 0.46। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये वेवलेंथ है 3246, 3246 से 3836, जो हमने पहले वेवलेंथ चेक की, ये रेंज बनेगी हमारी के 3246 टू 3836 पर सेंटीमीटर तक हमारे पास कौन से फंक्शन ग्रुप की रेंज आती है। तो यहाँ पे 3200 रेंज यानी कि वेवलेंथ से स्टार्ट होके बात 3600 तक जा रही है, तो उसके इन बिटवीन हमारे पास हाइड्रोक्सल ग्रुप ही आता है। तो अगर इस तरह की रेंज मेंशन है तो आपने अपनी डीपीटी फाइल से ये चेक करना है कि कौन सी ट्रांसमिटेंस का नंबर कम आ रहा है, कहाँ तक वो कम होता जा रहा है, और कहाँ से ज़्यादा वैल्यू से कम तक कहाँ तक जा रही है, किस वेवलेंथ तक वैल्यू कम होती जा रही है। जहाँ तक वो कम हो चुकी है आपने उस वेवलेंथ को और स्टार्टिंग वेवलेंथ के दरमियान रेंज बना देनी है, और अगर वहाँ पे बैंड भी आपको मिल रहा है तो फिर आपने रेंज बनानी है, अदरवाइज़ आपने नहीं बनानी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 3200 से स्टार्ट होकर 3600 तक जाएगी। इट मीन्स कि ये 3000 है और यहाँ 3500, यहाँ पे भी वो रेंज आलमोस्ट बन रही है, यानी कि 3000 के बाद 3100, फिर 3200, यहाँ तक आई रेंज। यहाँ से ये बैंड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये देखें 3600 तक था, तो ये 3600 तक ही जा रहा है। तो आप अपने पेपर में इस तरह की रेंज भी मेंशन कर सकते हैं कि ये जो पूरी रेंज है जो कि 3200 से स्टार्ट होकर 3600 तक जा रही है, ये रेंज किस फंक्शन ग्रुप की है, ये हाइड्रोक्सल फंक्शन ग्रुप की है। आई होप कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट की क्लैरिफिकेशन हो चुकी है कि आपने वो चीज़ कैसे मेंशन करनी है। उसके बाद आप इसी तरह डिफरेंट रेंज चेक करते रहें अपने डीपीटी फाइल में और पेपर में जो आपने डाउनलोड किया होगा। उस पेपर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको मतलब हर वेवलेंथ चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको उस स्पेसिफिक वेवलेंथ जो उस पेपर में मेंशन है आप उसको चेक करें, और उसमें अगर वो फंक्शन ग्रुप या आपका बैंड बन रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो फंक्शन ग्रुप मेंशन कर दें। मिसाल के तौर पे आपकी डीपीटी फाइल में यहाँ पे 1800 पे बैंड बन रहा है। ठीक है, ये 1800 है, मीन ये 1750, यहाँ पे फिर 1800 आएगी, फिर 1900, फिर 2000। ठीक है, यहाँ पे 1800 पे आपके यहाँ पे बैंड बन रहा है मिसाल के तौर पे आपके ग्राफ में, और यहाँ पे वो बैंड नहीं बन रहा।
ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपको वहाँ पे मेंशन करना है अपने पेपर में या नहीं। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आप ये चेक करें कि वो बैंड छोटा सा है या ब्रॉड है। मीन्स टू से, अगर तो वो इस तरह का ये भी बैंड है, इस तरह का माइनर बैंड आ रहा है, तो फिर आप उसको इग्नोर कर दें। लेकिन अगर इस तरह का ब्रॉड बैंड आ रहा है तो आपने उसको लाजमी मेंशन करना है। और ये चीज़ आपने गूगल पे सर्च करनी है कि 1800 पर सेंटीमीटर पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप बैंड देता है। ये आपको इजीली मिल जाएगा FTIR का। अगर आप वो पूरा जो टेबल होता है वो गूगल से निकालना चाहें तो आपको इजीली मिल जाएगा। वहाँ पे आपके पास हर तरह की वेवलेंथ के आगे फंक्शन ग्रुप के नेम लिखे होते हैं कि इस वेवलेंथ पे ये फंक्शन ग्रुप का बैंड आता है, ये वेवलेंथ पे इस फंक्शन ग्रुप की ट्रांसमिटेंस होती है, और ये ब्रॉड बैंड आता है या नैरो बैंड आता है। तो आपको वहाँ से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि आपने जब FTIR ग्राफ बनाना है तो उसके ऊपर ये मेंशन करना है कि ये वेवलेंथ है, तो यहाँ पे कौन सा बैंड आया है। यहाँ फॉर एग्जांपल ये उसके ऊपर लिखा है कि ये CH का बैंड है, ये OH का बैंड है। अगर आप नहीं लिखते तो रिव्यूअर आपसे ये कहता है कि आप अपने ग्राफ के ऊपर भी ये चीज़ मेंशन करें कि आपने किस वेवलेंथ पे कौन सा ग्राफ आया है। ठीक हो गया। तो आपने ये चीज़ें, ये फंक्शन ग्रुप अपने ग्राफ के ऊपर लाजमी मेंशन करने हैं। एक और चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि आप अपने जो FTIR का ये ग्राफ है, ज़रूरी नहीं कि आपने हर वेवलेंथ को ही एक्सप्लेन करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको OH ग्रुप नज़र आ रहा है, CH ग्रुप नज़र आ रहा है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप नज़र आ रहा है। ठीक है। तो आप इस तरह के जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं आप उनको मेंशन कर दें। यहाँ पे अगर अमाइनो ग्रुप भी है, सल्फोनिक ग्रुप भी है, तो आप उसको मेंशन कर दें। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने इस पीक को भी मेंशन करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। तो ये हर पीक को, हर वेवलेंथ को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। आप वो फंक्शनल ग्रुप्स जो आपके एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और जो आयोनाइजेबल हैं, मीन्स टू से उनमें पोलैरिटी है, आप उनको लाजमी मेंशन करें। पोलैरिटी अब किन में है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है, अमाइनो ग्रुप में है, हाइड्रोक्सल ग्रुप में है, फास्फेट ग्रुप अगर कोई मौजूद है उसमें है, सल्फेट ग्रुप मौजूद है तो उसमें होगी, या इसके अलावा कार्बोनाइल है या कार्बोक्सिलिक है। तो आप इस तरह के ग्रुप्स को मेंशन करें ग्राफ के ऊपर और इनको डिस्कस भी करें टेक्स्ट के अंदर। ठीक हो गया। यहाँ पे आई होप कि DPT फाइल से आपको FTIR का ये ग्राफ बनाना और उसको इंटरप्रेट करना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे दो ग्राफ बनाए गए हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि नैरो बैंड और ब्रॉड बैंड, इनका क्या चक्कर है और ये कैसे आते हैं और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं। आपने एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में ये चीज़, जब आप डिफरेंट पेपर्स डाउनलोड करते हैं तो आपने ये पढ़ा होगा, देखा होगा कि दो इस तरह की लाइनें लिखी जाती हैं कि बिफोर एड्सॉर्प्शन FTIR ग्राफ ये है, इस फिगर में दिखाया गया है, और आफ्टर एड्सॉर्प्शन FTIR का ग्राफ इस फिगर में दिखाया गया है। तो बिफोर एड्सॉर्प्शन और आफ्टर एड्सॉर्प्शन FTIR ग्राफ में क्या चेंजेस आती हैं, इसको समझने के लिए आपको एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म समझना होगा। एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म बेसिकली क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जब डाई उनके साथ इंटरेक्ट करता है तो उनकी आयोनाइजेशन हो जाती है, वो डाई मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड डेवलप करते हैं और डाई की अपनी स्ट्रक्चर जो होती है उसको ब्रेक कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, जिसकी वजह से डाई की जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो टूट जाती है, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग डेवलप होती है वो ब्रेक हो जाती है और एज अ रिज़ल्ट डाई कलर डिस्चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि डाई के अंदर जो डबली बॉन्डेड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं या जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स जो कि कलर का बाइस बनते हैं वो ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मीन्स टू से कि यहाँ पे आपने ये चीज़ देखी होगी कि कोई भी सब्सटेंस कलर क्यों देती है, ये जो डबली बॉन्डेड इसके अंदर जो कंजुगेशन होती है डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग या इम्पार्टिंग कलर टू अ सब्सटेंस। ठीक है। और डाई की ये स्ट्रक्चर के अंदर ये जो कंजुगेशन है इसको ख़त्म करने के लिए एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर वो यहाँ पे सल्फ़र के साथ इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट करेगा और यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ, या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी, या जो
एड्जॉर्बेंट की जो सरफेस के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल है या कार्बोक्सिलिक है, उनका जो हमारे पास कार्बन सी एच, यहाँ पे हमने देखा भी सी एच जो ग्रुप था वहाँ पे हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा और ये यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ से डबल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इसको कंपेंसेट करने की तरह के लिए यहाँ मूव करेगा, फिर ये डबल बॉन्ड इसकी जगह आएगा। तो ये डबल बॉन्ड ब्रेकेज का जो सिस्टम है उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता सारी डाई की स्ट्रक्चर डिग्रेड हो जाती है, ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से फिर डाई का जब कंजुगेशन ही नहीं हो रहेगी तब डाई का फिर कलर भी नहीं रहेगा और फिर वो कलर सॉल्यूशन हमारे पास डी कलर हो जाता है या वो कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये जो आपको पीक नज़र आ रही है ये OH ग्रुप की पीक है, ठीक है। अब ये जो OH ग्रुप है जब ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करेगा, तो ये OH की शक्ल में अकेला नहीं रहेगा बल्कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शक्ल में आ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके ऊपर जो अपने चार्जेस हैं वो अफेक्ट होंगे और इसका ये जो यहाँ पे बैंड नज़र आ रहा है आपको बहुत ही ब्रॉड बैंड, वो भी चेंज हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ नैरो बैंड, ठीक है। यानी कि ब्रॉड बैंड नैरो बैंड में कन्वर्ट हुआ किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोक्सल का, और हाइड्रोक्सल ग्रुप की यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई। स्ट्रेचिंग होने का मतलब ये होता है कि उसकी बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, आइदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इन फॉर्म ऑफ आयनिक ग्रुप या आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसकी स्ट्रेचिंग होगी तो उसका बॉन्ड भी ब्रॉड से किस तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दोनों ग्राफ से ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है कि यहाँ पे एड्जॉर्प्शन अभी नहीं हुई, यहाँ पे अभी आपने एड्जॉर्बेंट को डाई सॉल्यूशन में ऐड नहीं किया, आप प्योर फॉर्म में एड्जॉर्बेंट का FTIR रन करवा रहे हो, जबकि ये FTIR ग्राफ जो है ये आफ्टर एड्जॉर्प्शन है। और आफ्टर एड्जॉर्प्शन क्या हुआ, यहाँ पे जो आपके पास बैंड आ रहे हैं वो नैरो हो गए। जो बैंड नैरो होगा, जिसकी पीक नैरो हो जाएगी, इट मीन्स कि वो फंक्शनल ग्रुप एड्जॉर्प्शन करवा रहा है डाई की। अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सल का जो बैंड था वो ब्रॉड ही रहता, जैसे यहाँ पे ब्रॉड है वो यहाँ पे भी ब्रॉड ही रहता, उसमें कोई चेंज ना आता, तो इट मीन्स कि हाइड्रोक्सल ने तो इंटरेक्शन ही नहीं किया, हाइड्रोक्सल ग्रुप ने कोई बॉन्डिंग डेवलप नहीं की डाई के साथ, इस वजह से उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर उसमें कोई चेंज आ जाती है, इट मीन्स that functional group is involved in adsorption process of that pollutant, either it is a dye or a metal ion, ठीक है। इसी तरह अगर नेक्स्ट मूव करें तो ये आपके पास CH बॉन्ड जो आ रहा है, यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा आपको ब्रॉड है, लेकिन इसकी पीक ज़्यादा नहीं है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। जबकि आफ्टर एड्जॉर्प्शन में ये देखें इसकी हाइट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर गई, ये देखें ये यहाँ पे ज़्यादा हाई, मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि उसकी पीक ज़्यादा इंटेंस हो गई। यहाँ पर ये देखें इसकी पीक इंटेंस नहीं है, ये ब्रॉड ज़रूर है लेकिन इंटेंस नहीं है। यहाँ पे ये CH बॉन्डिंग जो है इसकी इंटेंसिफिकेशन ज़्यादा हो गई और वो नैरो भी हो गया। यहाँ पे वो ब्रॉड था यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ पे उसकी नैरो हो गई और इंटेंस पीक आ गई, जो ये शो कर रही है कि CH बेंडिंग हो रही है। और ये CH बेंडिंग जो है, ये CH ग्रुप जो है, ये भी डाई एड्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर आप चेक करें तो यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप जो है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ पे आप चेक करें कि इसकी इस तरह की डाउनवर्ड यहाँ पे उसका बैंड यहाँ पे शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका ब्रॉड है लेकिन इंटेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे उसका ज़्यादा इंटेंस ये पीक नज़र आ रही है आपको, इंटेंस पीक। इट मीन्स कि ये वाली पीक कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग यहाँ पे भी हो रही है और ये कार्बोनाइल ग्रुप भी डाई एड्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर कोई और अमाइनो ग्रुप, सल्फेट या फास्फेट ग्रुप भी आपके एड्जॉर्बेंट के FTIR में आपको आप डिटरमिन करते हो, उसका आप डाटा लिखते हो, तो उसकी पीक में भी चेंज आएगा, बिकॉज ऑल फंक्शन ग्रुप्स हु आर आयोनाइजेबल इन देयर फॉर्म must react with dye molecule and must involve in adsorption process of dye और metal ion। ठीक हो गया। तो यहाँ पे
अब यहाँ पे देख लें आप, ये जो स्टार्टिंग ये वाली पीक्स हैं, ये वाली, इनमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आया। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे उनमें उन्होंने इंटरेक्ट नहीं किया, उन्होंने डाई मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग ही डेवलप नहीं की, तो हमें इनको टेक्स्ट के अंदर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये फंक्शन ग्रुप्स हैं या नहीं। हमें जस्ट वो फंक्शन ग्रुप से गर्ज है जो डाई एडजॉर्प्शन में इन्वॉल्व हैं। और इनका आइडिया आपको जो पास्ट पेपर आप डाउनलोड करोगे जो ऑलरेडी पब्लिश हैं उनको पढ़ के होगा कि उनकी किस किस पीक पे कौन सा फंक्शन ग्रुप आ रहा है। फिर आप उस पीक पे अपना FTIR DPT फाइल चेक करोगे कि क्या आपकी भी उस वेवलेंथ पे मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस आ रही है या नहीं। अगर तो आपकी भी मैक्सिमम ट्रांसमिटेंस क्लोज टू 1 वैल्यू आएगी तो आप भी वही वेवलेंथ या वही फंक्शन ग्रुप वहाँ इस वेवलेंथ पे मेंशन कर दोगे। ठीक हो गया। उसके बाद एक चीज़ और जो आपको बतानी लाजमी है वो ये कि आपने यहाँ पे एक और चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे OH जो ग्रुप है उसका बैंड आ रहा है 3300 पे, जबकि यहाँ पे उसका बैंड आ रहा है 3170 पे, यानी कि उसकी वेवलेंथ में भी चेंज आया है। आपने टेक्स्ट के अंदर ये चीज़ मेंशन करनी है कि पहले बिफोर एड्जॉर्प्शन OH ग्रुप का जो स्ट्रेचिंग या उसका जो बैंड था वो 3300 पे आ रहा था, लेकिन आफ्टर एड्जॉर्प्शन वही बैंड शिफ्ट हो गया टू 3170 पर सेंटीमीटर वेवलेंथ पे। और ये वैल्यू जो डिफरेंस आया है ये क्यों आया है? ड्यू टू एड्जॉर्प्शन ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स, जो ये कंफर्म कर रहा है कि ये फंक्शन ग्रुप डाई एड्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी वेवलेंथ में चेंज आया है। ठीक है। उसके बाद अगर CH बैंड की अगर आप बात करें तो यहाँ पे CH बैंड कहाँ पे है? 2924 पे, जबकि यहाँ पे CH बैंड 2927 पे है, यानी कि यहाँ पे 24 पे था और यहाँ पे 27 पे है। चेंज इसमें आया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन दूसरे केस में अगर हम देखें तो ये ब्रॉड पीक से मोर इंटेंस पीक की तरफ ये वाली पीक जो है वो शिफ्ट कर गई आफ्टर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, जो ये शो कर रही है कि ये भी एड्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। उसके बाद अगर चेक करें तो यहाँ पे कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसकी पीक हमारे पास यहाँ पे आ रही है 1149 पे। ठीक है, ये 1149 ये वाली जो पीक है ये कार्बोनाइल ग्रुप की है, जबकि आफ्टर एड्जॉर्प्शन वही पीक जो यहाँ पे 1149 पे शो हो रही थी वो यहाँ पे 1151 पे शो हो रही है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने चेंज इन वेवलेंथ ये भी चीज़ मेंशन करनी है और ये भी बताना है कि बिफोर एड्जॉर्प्शन उसका ब्रॉड पीक आई थी या नैरो आई थी, और आफ्टर एड्जॉर्प्शन उसमें क्या चेंज आया, वो नैरो हो गई या ब्रॉड हो गई या वो ज़्यादा इंटेंस हो गई। तो ये दो तरह के ग्राफ बिफोर एड्जॉर्प्शन एंड आफ्टर एड्जॉर्प्शन आपने अपने रिसर्च पेपर में ऐड करने हैं और उनका कैप्शन आपने इस तरह लिखना है FTIR एनालिसिस ऑफ पोटैटो पीज, यानी कि जो आपका एड्जॉर्बेंट का नेम होगा बिफोर एड्जॉर्प्शन एंड आफ्टर एड्जॉर्प्शन। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यहाँ पे एक डायग्राम या फिगर के ऊपर A मेंशन कर दें और दूसरी के ऊपर B मेंशन कर दें, तो A वाला बिफोर होगा, B वाला आफ्टर होगा, समझने में आसानी हो जाएगी। अगर आप इस तरह नहीं लिखना चाह रहे तो आप लेफ़्ट राइट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे बिफोर एड्जॉर्प्शन है या आफ्टर एड्जॉर्प्शन है, राइट साइड पे कौन सा ग्राफ शो किया गया है। तो आपने फिगर कैप्शन में ये चीज़ें मेंशन करनी है ताकि पता चले कि बिफोर एड्जॉर्प्शन वाला ग्राफ कौन सा है और आफ्टर एड्जॉर्प्शन, यानी कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है FTIR स्पेक्ट्रा ऑफ बनाना पील पाउडर, यानी कि उन्होंने पहले रा एड्जॉर्बेंट का FTIR किया, फिर उसके बाद क्रिस्टल वायलेट लोडेड एड्जॉर्बेंट का, मीन्स टू से ये जो A वाला है ये रा बनाना पील पाउडर है, ये जो B वाला है इसके ऊपर इन्होंने डाई एड्जॉर्प्शन करवाने के बाद का ये ग्राफ है, जबकि ये वाला जो तीसरा ग्राफ है C वाला ये कंपैरिजन है। ये देखें बिफोर एड्जॉर्प्शन ये वाला ग्राफ था और आफ्टर एड्जॉर्प्शन दूसरी लाइंस हैं। आफ्टर एड्जॉर्प्शन ये देखें बिफोर एड्जॉर्प्शन ये कितनी ब्रॉड पीक आ रही थी, लेकिन आफ्टर एड्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या हो गया, ये पीक यानी कि कम हो गई, इसकी जो लेंथ थी या विड्थ थी वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। यहाँ पे ये पीक देखें डाउन कितनी जा रही है और यहाँ पे आफ्टर एड्जॉर्प्शन उसकी पीक में कितना माइनर चेंज आया है कि वो माइनर सी रह गई है। यहाँ पे भी उसकी इंटेंस पीक आ रही है और जबकि यहाँ पे आफ्टर एड्जॉर्प्शन वो ब्रॉड हो गई है और
नैरो भी हो गई है, ठीक है। इस तरह की जो चेंजेस हैं, आप इस तरह कंपैरिजन का ग्राफ भी लगा सकते हो। अगर आप इस तरह का ग्राफ बनाते हो या आपको लिटरेचर से ये डाटा मिल जाते हैं तो आप इसको भी लगा सकते हो कंपैरिजन का। लेकिन अगर आप ये कंपैरिजन का नहीं लगाते तो आपको इस ग्राफ के ऊपर हर वेवलेंथ के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लाजमी मेंशन करना है, वेवलेंथ भी मेंशन करनी है कि इस वेवलेंथ पे ये फंक्शनल ग्रुप आया है, या आप इस तरह का कंपैरिजन का ग्राफ भी लगा सकते हो। ये तो बात हो गई कि ग्राफ कैसे बनाने हैं और डाटा इंटरप्रेट करने के लिए उसको कैसे कंप्रीहेंड करना है, कैसे समझना है। अब हम मूव करते हैं कि इस डाटा को लिखना कैसे है टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक हो गया। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट में जो सबसे पहली हेडिंग आपने बनानी है, जब रिजल्ट को डिस्कस करना है तो सबसे पहले आपने करेक्टराइजेशन के रिजल्ट को डिस्कस करना है, ठीक हो गया। उसमें FTIR सबसे पहले लिखनी है, SEM, XRD, EDX बाद में लिखने हैं, क्योंकि FTIR इज़ द बेसिक टेक्निक जो कि किसी भी एड्जॉर्बेंट की सबसे पहले करवाई जाती है ये जानने के लिए कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं। SEM टेक्निक जो होती है ये मार्फोलॉजी डिस्कस करती है, इससे हमें मार्फोलॉजी का पता चलता है कि वो होमोजीनियस है या हेटरोजीनियस है। मार्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन FTIR आपने जब आपके पास ये दोनों टेक्निक्स हों तो मेक श्योर कि आप FTIR के रिज़ल्ट पहले लिखें और इसका ग्राफ पहले लगाएं, उसके बाद SEM को डिस्कस करें। तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन वाली जो आपका एक सेक्शन होगा उसकी आपने सब सेक्शन बनाना है। सबसे पहला जैसे यहाँ पे नंबरिंग आपकी अपनी होगी, 3 है, 4 है, 5 है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने ये सब हेडिंग मेंशन करनी है। उसके बाद आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि FTIR रिजल्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट बोथ बिफोर एंड आफ्टर एड्जॉर्प्शन आर शोन इन फिगर दिस वन एंड दिस वन। आप उनके फिगर के नंबर भी आप मेंशन कर लें, या आप इस तरह स्टार्ट कर लें कि बिफोर, जैसे यहाँ पे किया गया है, बिफोर एड्जॉर्प्शन FTIR स्पेक्ट्रा जो था उन्होंने FTIR स्पेक्ट्रा के रिजल्ट डायरेक्ट स्टार्ट कर दिए हैं कि यहाँ पे पी यानी कि उनका जो बैंड आया है इस वेवलेंथ पे आया है जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को शो कर रहा है। और इस वेवलेंथ पे भी उनके पास एक पीक आई है जो कि किसको शो कर रही है, CH बॉन्ड को, ठीक है। बेंडिंग वाइब्रेशंस यानी कि CH ग्रुप की वो भी इस वेवलेंथ पे आई। सारी वही वेवलेंथ और सारे वही फंक्शन ग्रुप हैं जो हम ग्राफ में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि इस वेवलेंथ पे ये ग्रुप है, इस वेवलेंथ पे ये है, इस वेवलेंथ पे ये है। तो ये हम चीज़ें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको बार बार ग्राफ से रिप्रेजेंट नहीं कर रही, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ फंक्शन ग्रुप उन्होंने मेंशन किए हैं ग्राफ के ऊपर, कुछ नहीं किए। जैसे यहाँ पे CO ग्रुप, ठीक है, CO ग्रुप को उन्होंने ग्राफ के ऊपर मेंशन नहीं किया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को किया है, तो आप CO बॉन्ड या जो भी फंक्शन ग्रुप है आप उसको ग्राफ के ऊपर मेंशन इजीली कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स एक्ट एज एड्जॉर्प्शन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फंक्शन ग्रुप्स जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर हैं, जो हमें FTIR से मालूम हुआ, ये फंक्शनल ग्रुप्स एड्जॉर्प्शन करवाने में ज़्यादा हेल्पफुल हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, वो आफ्टर एड्जॉर्प्शन का जो ग्राफ है हमें उससे पता चला। उसने ये रिवील किया कि वेव नंबर हैड चेंज्ड, यानी कि वेव नंबर उनका चेंज हो चुका है, वेवलेंथ उनकी चेंज हो चुकी है, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे उनका वेवलेंथ आ रही थी OH ग्रुप की 3300, जबकि यहाँ पे उनकी वेवलेंथ आ रही है 3100, ठीक है। तो ये जो वेवलेंथ है ये चेंज हो चुकी है, जो ये शो कर रही है। वेवलेंथ चेंज होने के साथ पीक या बैंड भी नैरो और ब्रॉड हो चुका है, ठीक है। द स्पेसिफिक chemical groups present in the sample will be determined using spectrum डाटा इन द, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोग्राम्ड, उनकी उन्होंने रेंज ये रखी थी, वो रेंज को अगेन मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं टू एवेलुएट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ फंक्शन ग्रुप्स एंड FTIR स्पेक्ट्रोमीटर वाज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्पेक्ट्रा। यानी कि दो तरह के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, एक इंफ्रारेड ऑटोमेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की है, जिसकी वजह से उनको क्या चीज़ पता चली है कि कौन से फंक्शन ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं एड्जॉर्प्शन में। और दूसरे नंबर पे उन्होंने FTIR स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ किया है, जो ये बता रहा है कि रेंज क्या है 500 to 4000 पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखें, यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस भी दिया है। इट मीन्स कि इस तरह के रिजल्ट, इस तरह के फंक्शन ग्रुप इस पेपर में ऑलरेडी मैंशनड है। तो आपने इस तरह की डिटेल पेपर में लिखनी है FTIR के रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पार्ट में, कि हमारे पास और रिसर्च पेपर में भी और थीसिस में भी।
ठीक है, आई एम रिपीटिंग, रिसर्च पेपर और थीसिस इन दोनों के लिए ये करेक्टराइजेशन का जो पोर्शन है ये एप्लीकेबल है। आपने दोनों में ये मेथड ही लगाना है कि उनको इंटरप्रेट करने का, ग्राफ बनाने का और उसको राइट अप करने का। ठीक है, दूसरे पेपर को अगर हम चेक करें तो इन्होंने एफटीआईआर को कैसे लिखा था हम उसको भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये बताना होता है कि बिफोर एड्सॉर्प्शन कौन कौन से फंक्शन ग्रुप हैं, किस वेवलेंथ पे आ रहे हैं, और आफ्टर एड्सॉर्प्शन उनकी वेवलेंथ में क्या चेंज आ रहा है या वो कहाँ पे शिफ्ट कर गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एफटीआईआर ग्रुप स्पेक्ट्रा इनके एड्सॉर्बेंट का क्रिस्टल वायलेट एड्सॉर्प्शन से पहले वो फिगर 4a में दिखाया गया है, जो कि ये शो कर रहा है कि इस वेवलेंथ पे ये फंक्शन ग्रुप है, ये फंक्शन ग्रुप्स यानी कि स्ट्रेचिंग बता रहे हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, कार्बन हाइड्रोजन की, तो कार्बन नाइट्रोजन की, तो डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स की स्ट्रेचिंग, बेंडिंग या वाइब्रेशन को डिस्कस कर रही हैं। उसके बाद बिफोर एड्सॉर्प्शन और आफ्टर एड्सॉर्प्शन के जो फंक्शन ग्रुप्स हैं, जो वेव नंबर हैं, उनकी जो पीक्स हैं, आपने उनको कंपेयर कर लेना है और ये बताना है कि जिन पीक्स में डिफरेंस आया है बिफोर एंड आफ्टर एड्सॉर्प्शन, जिनमें शिफ्ट आया है जिनके वेवलेंथ में, इट मीन्स कि वो फंक्शन ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं इन एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपने इस तरह फंक्शन ग्रुप्स आपको पता चल जाएंगे कि कौन से फंक्शन ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं डाई एड्सॉर्प्शन में। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सा ग्रुप की पीक में चेंज आया है, कार्बोक्सिल ग्रुप की पीक में चेंज आया है, अमाइनो ग्रुप की पीक में चेंज आया है, तो आप ये मेंशन करेंगे कि दीज 3 फंक्शन ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन एड्सॉर्प्शन ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स और मेटल आयंस फ्रॉम वेस्ट वाटर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह आपको एफटीआईआर के ग्राफ से या एफटीआईआर टेक्निक से फंक्शन ग्रुप्स डिटर्मिनेशन होती है और ये पता चलता है कि कौन से फंक्शन ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं और कौन से नहीं हैं। जिन फंक्शन ग्रुप्स की पीक में कोई चेंज नहीं आया, वो अनशिफ्टेड रहे हैं, इट मीन्स कि वो इन्वॉल्व नहीं है एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमारा एफटीआईआर के जो रिजल्ट्स वाला पोर्शन है थीसिस और पेपर राइटिंग के केस में दोनों में कंप्लीट हो चुका है। इससे नेक्स्ट मूव करते हैं सैम की तरफ। अगर आपने सैम टेक्निक भी अप्लाई की है, सैम एनालिसिस भी करवाया है, तो सैम से हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि सैम टेक्निक में सैंपल को कैसे रखा जाता है, ये क्या होती है, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग प्रिंसिपल हम अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा इससे पिछली वीडियो में हमने ये भी चेक किया कि सैम को मेथडोलॉजी वाले सेक्शन में किस तरह लिखा जाए। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं की तो उसको आप रिज़ल्ट डिस्कस करने से पहले लाजमी चेक कर लीजिए, ताकि आपको काफ़ी हद तक पॉइंट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। सैम के केस में हमें कोई इस तरह का डीपीटी फाइल या सीएसवी फाइल या इस तरह की फ़ाइल में डाटा नहीं मिलता, डिजिट्स फॉर्म में डाटा हमें नहीं मिलेगा, बल्कि हमें इस तरह की कुछ इमेजेस मिलेंगी जो हमें शो करेंगी कि हमारा डाई या सॉरी एड्सॉर्बेंट की सरफेस होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। हमें कुछ इस तरह की इमेजेस मिलेंगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जो हमें एड्सॉर्बेंट की सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर लिखा है। ये जो माइक्रोमीटर या ये जो वैल्यू होती है ये यहाँ पे मैग्नीफिकेशन नंबर होता है। यहाँ पे भी 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 माइक्रोमीटर, सॉरी 2000, 1 माइक्रोमीटर नहीं, ये 2000, सॉरी 20,000, ये 20,000 के साथ जो x लगा है ये x वाली वैल्यू मैग्नीफिकेशन पावर होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए, बल्कि आपने ये टेक्स्ट के अंदर मेंशन भी करना है कि मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ सैम इमेज इज़ 20,000, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। आपने 20,000 के साथ x नहीं लिखना, x यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पावर को शो कर रहा है। जबकि इस इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन पावर 10,000 लिखी गई है। मैग्नीफाइड मीन उसको कितना बड़ा करके दिखाया गया है, यहाँ पे भी उसकी 10,000 है और यहाँ पे 20,000 है। ये जो ऊपर वाली दो हैं ए और बी, ये बिफोर एड्सॉर्प्शन है और ये दोनों जो हैं ये आफ्टर एड्सॉर्प्शन दिखाई गई हैं, और ये एक 20,000 मैग्नीफाई करके और एक 10,000 मैग्नीफाई करके। आपने ये दोनों इमेजेस लगानी है। आप दो मैग्नीफिकेशन पावर की अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको लगा लें, अदरवाइज़ एक फिगर बिफोर और एक फिगर आफ्टर एड्सॉर्प्शन इनफ है।
यहाँ पे इस पेपर के अंदर यहाँ पे उन्होंने दो फिगर ही जस्ट मेंशन की हैं और दोनों 100 माइक्रोमीटर मैग्नीफाई की गई हैं, ठीक है। ये बिफोर एड्सॉर्प्शन है और ये आफ्टर एड्सॉर्प्शन है। तो आपने इस तरह के सेम इमेजेस बोथ बिफोर एंड आफ्टर एड्सॉर्प्शन अपने रिसर्च पेपर में लाजमी लगाने हैं। दो इमेजेस अनफ हैं। 4 अगर आपको हायर मैग्नीफिकेशन लो मैग्नीफिकेशन पावर के भी मिल रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आप उनको लगा सकते हैं, बट रिक्वायर्ड इज़ दीज 2 इमेजेस, ठीक है। तो इनको मेंशन करने का या इसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट की शक्ल में समझते हैं कि कैसे लिखना है। यहाँ पे ये जो सेम इमेजेस में आपको ये पोर्स नज़र आ रहे हैं, देखें ये पोर्स हैं, ये पोर्स हैं, ये पोर्स, और ये आप एक चीज़ आपको ये भी नज़र आ रही होगी कि ये सरफेस बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजीनियस है। तो सेम इमेज जो हमारे एड्सॉर्बेंट की है उससे हमें ये पता चला कि हमारी जो एड्सॉर्बेंट की सरफेस है हाईली पोरस है, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स हैं, यानी कि इन पोर्स को, इन खाली जगहों को एक्टिव साइट्स कहा जाता है। इन अदर वर्ड साइंटिफिक वे में अगर मैं बताऊं तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सेम इमेज हमें ये बता रही है कि लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स आर प्रेजेंट ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस। एक्टिव साइट्स का दूसरा नाम एड्सॉर्प्शन साइट होता है, मींस जहाँ पे एड्सॉर्प्शन होनी है वो जगहें। इसका एक और नाम या इसका सिनोनिम आप इस तरह कह सकते हैं, एक्सचेंजेबल साइट। एक्सचेंजेबल साइट, एड्सॉर्प्शन साइट, एक्टिव साइट्स, ये तीनों एक ही बात नाम, यानी कि एक ही जगह का नाम है, जो कि ये खाली जगहें हैं जहाँ पे एड्सॉर्प्शन होनी है। जब डाई मोलिक्यूल के साथ इसका इंट्रैक्शन नहीं होगा तो ये पोर्स खाली रहेंगे। जब इसको डाई सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे तो ये सारे के सारे पोर्स फिल हो जाएंगे, जो कि इस फिगर में शो किया गया है। मीन्स टू से आफ्टर एड्सॉर्प्शन उसकी सरफेस मोर हेट्रोजीनियस से लेस हेट्रोजीनियस हो गई, रहेगी अभी भी हेट्रोजीनियस, बिल्कुल होमोजीनियस नहीं हो जाएगी, लेकिन पहले वो ज़्यादा हेट्रोजीनियस थी, अब वो लेस हेट्रोजीनियस हो गई, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि समवट स्मूथ हो गई है, ठीक है। और एक्टिव साइट्स जितनी भी थी वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ डाई मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन आप सेम इमेज के जो सेम इमेज का या सेम एनालिसिस का जो सब टॉपिक है उसमें लिख सकते हैं। यहाँ से वो कह रहा है कि एवरेज पार्टिकल साइज़ जो है उनके एड्सॉर्बेंट का वो लेस देन 1 मिलीमीटर है, जो कि उन्होंने, वैसे जो पार्टिकल साइज़ है वो हमें बीईटी एनालिसिस से पता चलता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सैम का लिखा है तो इट मीन्स कि उन्होंने सैम से भी समवट उसका आइडिया लगाया है और उसका पार्टिकल साइज़ मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड मार्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए सैम स्टडी की गई। अब हम ये लाइन ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर भी अगर आप मैंशन करना चाह रहे हैं तो इट्स अप टू यू। यानी कि पोटैटो पील, पहले रहा पोटैटो पील का उन्होंने सैम एनालिसिस करवाया, फिर कोंगोरेट डाई लोडेड, डाई लोडेड मीन जब डाई के साथ उसका इंट्रैक्शन हो चुका है उसके बाद भी एनालिसिस करवाया है, और सैम रिजल्ट से फिर ये शो हुआ, दे शोड दैट सरफेस ऑफ पोटैटो पील्स आर हाईली रफ एंड पोरस, ठीक है। एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन दीज पोरस सर्फेसिस आर कवर्ड विद डाई। वही बात जो हम ऑलरेडी अभी डिस्कस करके ऊपर कर चुके हैं कि बिफोर एब्जॉर्प्शन उनकी लार्ज नंबर ऑफ पोर्स थे और आफ्टर एब्जॉर्प्शन वो सारे के सारे पोर्स कवर हो गए। और यहाँ से हमें ये पता चला कि उसमें सैम इमेज से कि 86% ऐश है, 8% मॉइस्चर है, इस तरह की चीज़ें हमें सैम से नहीं पता चलती, हमें EDX एनालिसिस या इसके अलावा जो BET एनालिसिस है उससे हमें इसकी एक्चुअल कंपोजिशन पता चलती है। और यहाँ पे भी आप अगर रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है, ठीक हो गया। तो बाकी आपने जो सैम में लिखना है वो इस तरह की उसकी मार्फोलॉजी के बारे में लिखना है, एलिमेंटल कंपोजिशन या वैसे केमिकल कंपोजिशन लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने TGA एनालिसिस भी करवाया है, थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस। अगर आप ये भी करवाना चाहते हैं तो आप इस तरह का एनालिसिस करवा के उसकी डिटेल और उसका ये यहाँ पे ग्राफ जैसे यहाँ पे शो किया है ये भी इस तरह का लगा सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर रिव्यूअर आपसे कहता है कि आप TGA एनालिसिस भी करवाएं तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसकी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये इतना ज़रूरी नहीं है पेपर में ऐड करना है, इसलिए मैं आज इसको डिस्कस नहीं कर रही।
और आपको अगर आप पेपर में ऐड करना चाह रहे हैं तो इसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। वैसे FTIR और SEM टेक्निक्स ये एनफ होती हैं पेपर में ऐड करने की। तो आज की वीडियो में हमने FTIR और SEM दोनों को समझा, उसके रिज़ल्ट को कैसे इंटरप्रेट करना है ये चीज़ें देखी, और उनको टेक्स्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, उनके ग्राफ और उनके कैप्शंस कैसे लगाने हैं। इससे अगली वीडियो में हम डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं, जो हमने ऑपरेशनल पैरामीटर्स एड्जॉर्प्शन के स्टडी किए थे, उनके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। So stay tuned with Young Researchers. Thank you very much.